और उसी दौरान मैंने साइबर कैफ़े जो आपने जिक्र किया वो स्टार्ट किया था। 2016 से 18 तक मैंने वो साइबर कैफ़े चलाया। तो मैंने 1 साल क्रिकेट के लिए ट्राई किया, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि यार शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं उतने एफर्ट उसमें नहीं लगा रहा था। तो 7 से 8 हज़ार का खर्चा आ रहा था। हाँ, तो एटलीस्ट 85 से 90,000 मेरा एस्टीमेट था 1 साल का, तो ये कुछ 2,70,000 होता है 3 साल में। तो बट बाकी 25-30 हज़ार थे, तो वो मुझे लगा था कि कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा। तो पर जैसे ही मैं दिल्ली गया तो वहाँ जाके पता चला कि कोचिंग की फ़ी थोड़ी लाखों में। सर गिव अप करने का ख्याल वगैरह है कि नहीं भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 साल हम दे दिए, अब हम चलते हैं इसको छोड़ के। प्रॉब्लम है। हाँ, सीसेट में आप कह सकते हैं कि जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं तो वो थोड़ा आर्ट साइड से होते हैं, तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद ये जर्नी ऐसी है कि आपके हाथ में नहीं है, लोगों की दुआएं लीजिएगा, हो सकता है तो लोगों की मदद कीजिएगा। वो सबसे बड़ा मतलब मैं कहता हूँ रामबाण है। प्रभाव तो काफ़ी था, क्योंकि मेरी सैलरी बहुत कम थी और उसमें मैं स्कूल ही करा सकता था, बाकी इतनी बड़ी कोचिंग कराने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ मोइन अहमद सर हैं। यूपीएससी 2022 में मोइन अहमद सर का 296 रैंक हासिल हुआ है। तो सर आईएएस बनेंगे आप। और मैंने बहुत सारा इंटरव्यू करा है, सब मतलब जो टॉपर होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत टाइप का स्ट्रगल होता है। लेकिन हम इतने टॉपर का इंटरव्यू करने के बाद में आज इनसे हम बात कर रहे हैं और इनका जो बैकग्राउंड रहा है रियली मतलब कि क्या मैं कहूँ, मतलब गुम्स बम्प कर सकते हो उसको, कि इनके पिताजी ड्राइवर हैं, वो भी एडहॉक पे समझ लो आप। उसके बाद में इन्होंने महासन साइबर कैफ़े भी चलाया है। उसके बाद में लोन भी लिया था मतलब क्लास करने के लिए। तो काफ़ी इंस्पायरिंग वीडियो है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सपोर्ट चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दूसरी बात, इनका स्ट्रेटेजी भी बात करेंगे, क्या बुक लिस्ट था, क्या नोट्स था, कैसे इन्होंने तैयारी करा था। तो सर सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। सर अपने बारे में ब्रीफली बताएं आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने इंट्रो दिया ही है, लेकिन मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मेरा नाम मोइन अहमद है। मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के जटपुरा का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पास का ही एक स्कूल है तक्षशिला शिशु वाटिका, वहाँ से प्राप्त की थी। उसके बाद 10वीं और 12वीं की शिक्षा भी गांव के ही स्कूल से प्राप्त की। स्नातक की उपाधि भी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित एक निजी कॉलेज है, तो वहाँ से प्राप्त की थी। और उसी दौरान मैंने साइबर कैफ़े जो आपने जिक्र किया वो स्टार्ट किया था। 2016 से 18 तक मैंने वो साइबर कैफ़े चलाया और वहाँ से कुछ इनकम प्राप्त की थी। और मास्टर्स मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है और नेट GRFP एग्ज़ाम क्लियर किया है 2021 में। ओके सर, मतलब कोई कन्वेंट स्कूल नहीं, कोई मतलब कि अच्छी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी नहीं है आपकी लाइफ में। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था और जो है कि अटेम्प्ट और मीडियम क्या रखा था? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट PSIR था, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। मेरा माध्यम हिंदी था और ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था। पहले 3 अटैम्प्ट में मेरा प्री ही नहीं हो पाया था। सर मैं न्यूज़ पढ़ रहा था आपके बारे में, तो आप साइबर कैफ़े जब आपने ओपन करा था तो मतलब ठीक ठाक मतलब हो जाती थी, लेकिन आपका डिसीजन क्या था, मतलब कि वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था कि आपने डिसाइड किया कि हमें नहीं ये नहीं करना है, मुझे अब सिविल सर्विसेज तैयारी करनी है? क्या शुरू से ही था या फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि? एक्चुअली मतलब जब मैं शुरू से ही न्यूज़पेपर पढ़ता था तो मेरे ताऊ थे, तो उनके साथ मैं बैठ के चर्चा करता था। तो न्यूज़ में हेडलाइंस आती थी कि जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया या SSP ने, तो मैं उनसे बहुत सारे सवाल पूछता था कि ये क्या होता है। तो वो मुझे जानकारी देते रहते थे कि ये अधिकारी होते हैं, इस तरीके से चीज़ें करते हैं। तो मेरा मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं वहीं से बन रहा था कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ, लेकिन मेरा अपना एक सपना भी था कि मैं क्रिकेट खेलूँ। तो 8th 9th 10th बनने का सपना था? जी क्रिकेटर बनने का ही प्राइमरी सपना वही था, सेकेंडरी IAS बनने का था। तो 10th तक आते आते मैं कंफ्यूज था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है कि क्रिकेट खेलना है। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई के लिए तो ठीक है, थोड़ा लेट भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्रिकेट के लिए अंडर 14, 16, 19 होते हैं, तो एज कम ही बची थी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं क्रिकेट के लिए ट्राई करता हूँ। तो मैंने 1 साल क्रिकेट के लिए ट्राई किया, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि यार शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। सर मनी कंस्टेंट तो लाइफ में रहा होगा, क्योंकि साइबर कैफ़े आपने चलाया, उसके बाद में जो है कि लोन भी लिया था आपने। तो वो क्या चीज़ रही थी, कैसी परिस्थितियाँ रही थी कि मतलब अभाव के प्रभाव में आप मतलब इससे स्ट्रॉन्ग हुए और मनी कंस्टेंट को अपने मतलब कि वो किया? एक्चुअली मैंने सोचा था कि एटलीस्ट 3 साल तो मुझे इस एग्ज़ाम को देने हैं। तो मेरा 3 साल का एस्टीमेट था। मैं कुछ लोग यहाँ से तैयारी कर रहे थे, तो उनसे मैंने मालूम किया तो 7 से 8 हज़ार का खर्चा आ रहा था। हाँ, तो एटलीस्ट 85 से 90,000 मेरा एस्टीमेट था 1 साल का, तो ये कुछ 2,70,000 होता है 3 साल में। तो बट बाकी 25-30 हज़ार थे, तो वो मुझे लगा था कि कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा।
तो पर जैसे ही मैं दिल्ली गया तो वहाँ जाके पता चला कि कोचिंग की फ़ी थोड़ी लाखों में चली गई। तो वो ऑलरेडी जो मेरा बजट था वो कम हो गया, तो 3 साल तो मैं पूरे भी नहीं कर पाता। तो जो वो पैसे पहले ही मैंने इकट्ठे किए थे 3 लाख के अराउंड जो भी, तो उसमें मेरी कुछ सेविंग थी साइबर कैफ़े की, तो लेकिन वो सेविंग पर्याप्त नहीं थी। तो फिर मैंने अपनी दुकान पे लोन लिया था कि यार मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मेरे भाई बंधु जो भी हैं तो वो इसको चुका देंगे, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने दादा का अकाउंट है उस पर किया है, अभी भी वो लोन जारी है, नेक्स्ट मंथ चुकता करना है। हेलो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग रिजल्ट क्लेम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है PWOnlyIAS। सुना इस बार PWOnlyIAS ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करा है, जिसकी तारीफ बहुत से टॉपर्स एंड टीचर्स कर रहे हैं। उन सभी टॉपर्स क्वालिफायर्स को मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अब तारीफ हो ही रही है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी सेंटर में। तो अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड टॉप 5 रैंक में खुद को देखना चाहते हैं तो आज ही स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन विथ PWOnlyIAS। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है PWOnlyIAS लेकर आया था प्रतिज्ञा दिवस, जो कि सिर्फ 25 मई तक था। बट स्टूडेंट्स की हाई डिमांड्स को देखते हुए इस ऑफर को 1 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, अभी भी आपके पास मौका है बेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट गाइडेंस को बेस्ट प्राइसेस में लेने का, तो फिर जल्दी करें। फ्रेंड्स, मैं कुछ बैच के बारे में बताऊंगा। यदि आपको 2024 में यूपीएससी देना है तो प्रहार इन इंग्लिश 8999 में अवेलेबल है, प्रहार हिंदी में भी है 8999 में ही, टाइटन इन इंग्लिश 8999। और यदि आपको 2025 में यूपीएससी देना है तो संकल्प इन इंग्लिश at 10,999 एंड संकल्प इन हिंदी 10,999 में ही। फ्रेंड्स, इन सारे बैच में आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस PW खजाना का भी लाभ फ्री में मिलेगा, जहां आपको बेसिक्स ऑफर्स मिलेंगे। और यदि आप चाहते हो कि आपकी कंप्लीट 360 प्रिपरेशन हो तो सिर्फ 4,999 में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी PW के साथ। इसमें आपको बेसिक्स ऑफर मिलेगा और प्रीमियम ऑफर, जहां आपको मिलेगा हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स, 1-to-1 टेली मेंटरशिप, यूपीएससी खजाना, फ्री PT प्लस मेंस टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग एंड इवेल्युएशन। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 26 मई तक ही अवेलेबल है। इसके अलावा PW के बुक्स भी अवेलेबल है अमेजन पे, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और यदि आप अभी यूपीएससी कोर्स ले रहे हैं तो ये बुक्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ये सारी बुक्स बहुत ही अच्छी है और काफ़ी कम प्राइस पर आपको मिल रही है। इन सारे बुक्स को प्री एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयार किया गया है। आपको टॉपिक वाइज कवरेज मिलेगा, डायग्राम, फ्लो चार्ट, टाइम लाइन्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा। तो फिर फ्रेंड्स, यदि आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PW लिंक है, उस पर क्लिक करें। और यदि आप मेरा कूपन कोड SW500 यूज करेंगे तो आपको 500 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। सर, 3 अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स भी मतलब नहीं निकल पाया और चौथे अटेम्प्ट में आप 296 रैंक के साथ IAS बनने जा रहे हैं। सर, गिव अप करने का ख्याल वगैरह है कि नहीं भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 साल हम दे दिए, अब हम चलते हैं इसको छोड़ के? नहीं, एक्चुअली ये लास्ट अटेम्प्ट था। अगर शायद इस बार नहीं होता तो मैं मुश्किल ही था कि आगे कंटिन्यू प्रिपेयर करता, मतलब करता लेकिन जॉब के साथ करता। ये था कि पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से प्रेशर भी बन रहा था। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि मैं खुद से ही सेटिस्फाई हो गया था। और मैं हर एक एस्पिरेंट को यही बात बोलना चाहूँगा कि छोड़िए तब आप शीशे में खड़े होकर एक बात बोलें कि शायद आपने अपना 100% दे दिया। तो इस वाले प्रीलिम्स में मैं अपने दोस्तों को, सिरहान को, रहमान को बोलता था कि यार इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, ये लास्ट है। तो जो लास्ट था तो वो अब लास्ट रिजल्ट भी आ गया। ऐसा लगता है कि कंटेंट की कमी हिंदी मीडियम में, जैसे कि इंग्लिश मीडियम में बहुत सारा कंटेंट है, बहुत ही मतलब नामी ग्रामीण इंस्टीट्यूट जो हैं उनके कंटेंट मार्केट में एक तरीके से भरमार हो रखा है। तो आपने कभी ऐसा फील किया था जो एस्पिरेंट को आप बताएं कि हाँ कंटेंट कमी या फिर भरमार है या फिर फिल्टर आउट करना, क्या करना चाहिए? कंटेंट की कमी, आजकल तो डिजिटल युग है तो कंटेंट की तो कमी कहना बहुत ही गलत वाक्य है। बेसिकली अब तो वजह यह है कि इतना सारा कंटेंट है तो पढ़े क्या। और जैसे कि हिंदी मीडियम है तो मुझे तो कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पहली बार ही प्रीलिम्स निकला और पहली बार में मेंस या इंटरव्यू तक पहुंच गया। जिस तरीके की बातें होती हैं कि मीडियम का जो फ़र्क पड़ता है वो मेंस या इंटरव्यू में पड़ता है, तो मुझे दोनों ही लेवल पे नहीं मिला। दोनों ही जगह मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इंटरव्यू में मुझे 187 मार्क्स हैं, जो एक टॉपर के मार्क्स मैं कह सकता हूँ। प्रीलिम्स के लेवल पे तो उतनी दुविधा नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन इधर उधर होता है, बट वो इतना भी नहीं होता है कि आप उसके बिल्कुल उसके बेसिस पे कहें कि हमको मीडियम की प्रॉब्लम है। हाँ, CSET में आप कह सकते हैं कि जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं तो वो थोड़ा
8 साइड से होते हैं, तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फिर देखिए, आप इतना बड़ा जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सामने वाला 8 घंटे में कर रहा है चीज़ें तो आप 10 घंटे में कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही 10 घंटे पढ़ना, 4-6 महीने कर लीजिएगा। अगर बड़ा सपना अचीव करना है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और सोर्स के लिए बेसिकली मेरी को सोर्सेस बता दीजिए, सोर्स के लिए इसके रिगार्डिंग यही बता दीजिए। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग मेरा यही था कि मैं सोर्स बहुत कम यूज़ करता हूँ, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी, क्योंकि मैं भरोसा रखता हूँ किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ने में। 10 किताबें ना पढ़ के एक किताब 10 बार पढ़ी जाए, वो सबसे बेहतर है। अगर मैं पॉलिटी के सोर्स की बात करूं तो मैंने 11th और 12th की जो NCERT है, 9th 10th भी पढ़ सकते हैं 1-2 बार अगर आप देखना चाहें, तो वो एक बार पढ़ी थी। उसके बाद मेरे कोचिंग के नोट्स थे तो मैं उन्हीं को रिवाइज करता था। उसके बियॉन्ड मैंने टेस्ट सीरीज है, जो भी टेस्ट सीरीज हैं तो वो सिलेबस पूरा कवर हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेता था। इसके बाहर मैं नहीं जाता था। और मेरे पॉलिटी में ऑप्शनल भी था, तो 80% नेट मेरा स्कोर आ जाता था। दूसरी चीज़, हिस्ट्री की हम बात करें तो अब जैसे हिस्ट्री का तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से पैटर्न बदल रहा है। तो सबसे बेस्ट यही है कि 6th 7th 8th और 10th की जो थीम 1 थीम 2 थीम 3 आती है, ये बुक्स पढ़ें। और आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th की NCERT प्रिपेयर कर लें। और उसके बाद भी अगर आप कोचिंग करते हैं तो कोचिंग के नोट्स, और अगर आप कोचिंग नहीं किए हैं तो कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक। मैं सलाह यही दूंगा कि दोनों में से एक ही चीज़ पढ़ी। वहीं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैं 9th 10th तो एक रीडिंग ले लीजिएगा, 11th की तो एक बार पढ़ लीजिएगा, पर वो ज़्यादा काम आती है मेंस में। पर जो 12th की है तो वहाँ से तो 3-4 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, और वो इतनी टफ है कि मुझे लगता है आज भी मुझे कुछ जगहों पे दिक्कत होती है। तो वो ही बुक ही सफिशिएंट है। बट उसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो किसी भी कोचिंग का जो भी नोट्स अपने किए, या अदरवाइज स्टैंडर्ड बुक्स। मैं दोनों चीज़ों को प्रेफर नहीं करता हूँ। और ये कहना बड़ा अजीब होगा कि मैंने बुक भी नहीं पढ़ी है आज तक, कोचिंग के नोट्स ही मैं पढ़ता हूँ। बुक्स इवन लक्ष्मीकांत भी मेरे पास नहीं है, जो बाइबल है तो मैंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी चीज़ मार्केट में आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ के कर सकते हैं। सोशल मीडिया है, बहुत सारी जगह है, कोई भी न्यूज़ चल रही है तो आप वहाँ से कंटेंट। और अब ज्योग्राफी की बात आई तो ज्योग्राफी के लिए 9th 10th पढ़ लीजिएगा, और इवन 6th 7th 8th भी पढ़ लीजिएगा। और 11th की बुक तो जो दोनों हैं वो अलग ही हैं, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी की है और एक इंडियन ज्योग्राफी की। तो उन दोनों बुक से तो आप मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन पीटी में आने ही हैं। और दूसरी 12th की भी पढ़ लीजिएगा जो ह्यूमन ज्योग्राफी है। और इसी में आप ये देख लीजिएगा कि कुछ चैप्टर इन्वायरमेंट के लिए हैं इसमें, तो उनको छोड़ के रख दीजिएगा। जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, 1-1 2-2 चैप्टर आपको ढूंढने पड़ेंगे। और इन्वायरमेंट के लिए यही है कि जो 12th क्लास की NCERT है उसके लास्ट 4 चैप्टर पढ़ लीजिएगा। फिर मैं वही कहूँगा कि कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिएगा। बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की, तो देखिए आपका जितना मैंने बताया इन सब पर ऐसी कमांड होनी चाहिए कि इसमें से क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। जो मेरी स्ट्रेंथ थी कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो नहीं बचेगा, उसको तो मैं 100% श्योर करना ही है। अब करंट अफेयर्स की बात है तो न्यूज़पेपर तो आप पढ़िए डेली, कोई भी एक न्यूज़पेपर। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो दैनिक जागरण संस्करण है, जनसत्ता है, अमर उजाला संस्करण, कोई भी एक न्यूज़पेपर से रहता है कि आखिर क्या चल रहा है मार्केट में और इशू क्या चल रहा है। टिप मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2-3 टिप जो आपकी, मतलब आपका जो कोर टिप्स है, मतलब एक तरीके से कि हाँ ये रामबाण है, ये मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए 2-3 टिप्स दीजिए आपको, मतलब जो इनर टिप है आपका। इनर टिप यही है कि सोर्स लिमिटेड कर लीजिएगा जितना हो सकता है। एक ही सिंगल NCERT प्लस NCERT ले लीजिएगा। उसके बाद कोचिंग नोट्स है तो कोचिंग नोट्स या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक्स। इसके बाद कुछ बचता है तो UPSC के PYQ क्वेश्चंस, जो शायद हमारे डिस्कशन में मिस हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। और उसके बाद जो भी आप एक टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, बस ये 4 चीज़ों पे फोकस कीजिएगा। अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज बांटता हूँ तो ऐसे मुझे लगता है जैसे ही आप NCERT कंप्लीट करते हैं तो आपकी 20 to 30% UPSC का सिलेबस कवर हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप अगला स्टेज कवर करते हैं तो स्टैंडर्ड बुक हो या कोचिंग नोट्स हो तो वहाँ आप 60 to 70% पहुँच जाते हैं कि इस एक सब्जेक्ट इतना हो गया। उसके बाद आप कोई भी एक जब PYQ की बुक लेके आते हैं तो वहाँ से कुछ नई नई चीज़ें मिलती हैं, तो 5 से 10% आपको कंटेंट वहाँ से मिल जाता है। और असल में आपकी जो तैयारी अभी तक हुई है स्टैंडर्ड बुक्स या NCERT की, वो किस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये कंप्लीट पैकेज हो जाता है 80% का ना। उसके बाद कोई एक टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा
तो 4 से 5% आपका इम्प्रूवमेंट वहाँ से हो जाएगा। तो 100% तो कुछ होता ही नहीं है, 85-90% आपके पास रहेगा। बाकी 10% में वही आपकी किस्मत है, आपका उस दिन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि एग्जामिनर ही चेक कर रहा है तो कोई कौन चेक कर रहा है, इंटरव्यू बोर्ड है तो बोर्ड किसका है, एक ही बोर्ड अच्छे नंबर भी देता है तो दूसरा थोड़ा कंजूसी करता है। तो वो सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। हाँ, इतना आपके हाथ में है, ये 4 चीज़ें जो मैंने की हैं, ये मैंने किया है और यही मैं हर किसी को सजेस्ट भी करूँगा। ये 4 चीज़ें आपके हाथ में है। इसके बाद ये जर्नी ऐसी है कि आपके हाथ में नहीं है, लोगों की दुआएं लीजिएगा, हो सकता है तो लोगों की मदद कीजिएगा। वो सबसे बड़ा मतलब मैं कहता हूँ रामबाण है कि शायद आप किसी की मदद कर दें, उसकी दुआ मिल जाए तो कुदरत आपको नवाज़ देती है। जो ये गैप रहता है तो ये वहीं से कंप्लीट होता है, क्योंकि सिर्फ अपने अपने बारे में मत सोचो, ज़िंदगी है और चलनी है लंबी ना, तो अपने टाइम से भी टाइम निकाल के किसी की मदद कर दो। मतलब मैं कितना भी बिजी रहता था, लेकिन मुझे कभी किसी ने कॉल या अप्रोच किया तो मैं उसको मतलब सपोर्ट किया करता हूँ। सर थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ही प्रोसेस समय निकाला और अपनी टिप्स, जर्नी, मोटिवेशन और स्ट्रगल सारा कुछ एस्पिरेंट के साथ शेयर किया। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इनकी सफलता में इनके माता पिताजी का, इनके सोसाइटी का, समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि अभाव के प्रभाव में निखरे हैं। तो इनके माता पिता इस बात करना चाहें। सर राजाइए इसमें जी। मैं जब आ रहा था मुरादाबाद, तो स्टेशन जब मैं उतरा और बस स्टैंड जा रहा था, तो आपके जो स्टाफ थे मुझसे मिले, तो हम मतलब बताएं कि जा रहे हैं सर का इंटरव्यू करने। तो बताए कि बहुत उन्होंने मतलब कि तली मच्छी दी है, बहुत स्ट्रगल करा उन्होंने। तो कितना स्ट्रगल था आपकी ज़िंदगी में, कितना मतलब अभाव रहा है हर चीज़? अभाव तो काफ़ी था, क्योंकि मेरी सैलरी बहुत कम थी और उसमें मैं स्कूल ही करा सकता था। बाकी इतनी बड़ी कोचिंग कराने के लिए थोड़ा कैसा फील हो रहा है आप लोग को? मतलब पहले से था कि ये मतलब इतने बड़े पोस्ट पे यूपीएससी क्रैक कर लेंगे? जी, पूरा भरोसा था। जी, भरोसा था, पूरा भरोसा था मोइन के ऊपर। तो कितना ही पढ़ने में थे, जैसे कि दिन रात पढ़ते रहते थे कि और कुछ काम वगैरह करते थे कि नहीं? नहीं, दिन रात पढ़ाई तो काफ़ी करते थे, लेकिन दिन रात नहीं, खेलते भी थे अपना जी हाँ, लेकिन मेहनत बहुत करते थे, पढ़ाई बहुत दिल से करते थे। जब पढ़ने बैठते थे तो फिर दिल लगा के पढ़ते थे, इधर उधर कोई ध्यान नहीं था।